रोज इजाफा हो रहा है। पहले ये इजाफा 15 दिन के बाद होता था, उससे पहले एक और फार्मूला हुआ करता था। लेकिन अब रोजाना की बुनियाद के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तब्दील की जाती हैं और ज्यादातर कीमतें बढ़ रही हैं। एक आध दफा 35 पैसे कम किया गया, लेकिन जो बढ़ाया गया वो आपके सामने है। इस वक्त जो पिछले 4 दिनों के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, यानी 17 जुलाई को जुम्मे वाले दिन, फिर पीर वाले दिन, फिर मंगल वाले दिन, फिर बुध वाले दिन, तो ये जो लगातार कीमतें बढ़ते बढ़ते पहुंच गई हैं 4 एक दिनों के अंदर, मजमूई तौर पे पेट्रोल की कीमत 16.5 रुपए बढ़ा दी गई है और डीजल की कीमत लगभग 52 रुपए बढ़ा दी गई है। यानी आप अंदाजा करें, कभी 5 रुपए पेट्रोल बढ़ाते हैं, फिर 35 पैसे सस्ता करते हैं, फिर 4 रुपए 93 पैसे बढ़ाते हैं, लगभग 5 रुपए ही, और फिर 6.5 रुपए बढ़ा देते हैं। इसी तरह डीजल जो है वो एक मरतबा 31 रुपए महंगा किया, फिर 6.25 रुपए महंगा किया, फिर 7.25 रुपए महंगा किया, और फिर 7.25 रुपए महंगा कर दिया। तो इस तरह इतनी तेजी से कीमतें बढ़ रही हैं। नई कीमत के मुताबिक पेट्रोल जो है वो 327 रुपए से ज्यादा फी लीटर और डीजल जो है वो 375 रुपए से ज्यादा फी लीटर है। और सवाल पूछने वाले सवाल करने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी कुछ सवालात बनते हैं जो पूछे जाने चाहिए इनसे, और बार बार पूछे जाने चाहिए, और ये वजीर आजम से और फील्ड मार्शल दोनों से पूछे जाने चाहिए। शहबाज राणा साहब ने भी ये सवालात उठाए हैं, बाकी इकोनॉमिस्ट भी इन्हीं सवालात के बारे में बात कर रहे हैं कि फी लीटर पेट्रोल के ऊपर आप 102 रुपए का टैक्स क्यों ले रहे हैं। फिर ये भी पूछ रहे हैं कि 80 रुपए आप लेवी के ले रहे हैं 1 लीटर के ऊपर, ये अगर आपने लेना है तो जीएसटी के बराबर आप क्यों नहीं ले रहे, जो कि 18% बनता है, तो आप 80 रुपए क्यों ले रहे हैं, तो बहुत बड़ी अमाउंट है। फिर यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप 7 रुपए फी लीटर के ऊपर फ्रेट क्यों वसूल कर रहे हैं। फिर जब कीमतें नीचे जा रही थी आलमी सतह पे, तब आप रोजाना की बुनियाद पे कीमतें कम क्यों नहीं करते, और जब कीमतें ऊपर जाने का आपको लगा कि अब ऊपर जाएंगी, तो आपने रोजाना की बुनियाद पे कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। तो ये सारे सवालात पूछेगा कौन। वैसे तो अपोजिशन को पूछने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर अपोजिशन काम किया ही नहीं। ये बदकिस्मती है। यानी एक तो ये सरकार जाली थी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, आसिम मुनीर साहब ने अपनी पसंद के बंदे लाकर बिठा दिए थे, जालसाजी से इलेक्शन चोरी करके नकम्मे और नालायक लोगों को लाकर मुसल्लत किया गया। लेकिन जो लोग इलेक्शन जीत कर आए थे, जिनका हक था हुकूमत बनाने का, वो अपोजिशन में आकर बैठ गए, लेकिन उन्होंने अपोजिशन का रोल भी प्ले नहीं किया। मिसाल के तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोजाना बढ़ती हैं, आपको कहीं पे अपोजिशन नजर आती है? नहीं। बिजली की कीमत अक्सर बढ़ती रहती है, और बढ़ते बढ़ते ये हो गया कि 4 गुना कीमत हो गई बिजली की, और बिजली नापैद भी हो गई। कोई है पूछने वाला? कोई पूछने वाला नहीं है। गैस की कीमतों को पर लग गए, किसानों को तबाह बर्बाद कर दिया, गंदम का बहरान पैदा कर दिया, मजदूर तबाह हो गए। बजट के अंदर जो तबाही फेरी गई उसके ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान की मईशत के ऊपर अपोजिशन बात करने को तैयार नहीं है। कश्मीर में जो कुछ हुआ, अब बिलावल जरदारी की वहां पे हुकूमत है, और पीटीआई से ज्यादा बेहतर अपोजिशन वो करने की कोशिश कर रहा है। यानी अपनी हुकूमत में खुद ही अपोजिशन कर रहा है, वो ज्यादा अच्छा ड्रामा कर रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद है। अमली तौर पे तहरीक इंसाफ ने आजाद कश्मीर के लोगों के लिए क्या किया, सवाए इसके कि उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। फिर बलूचिस्तान में जो कुछ होता रहा, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज नहीं उठती। अभी 7 लाशें मजीद मिल गई हैं। वो जो धरने से लोग उठे थे वो बता रहे हैं जी 5 लाशें तो यहाँ पे आ गई हैं, लेकिन कोई आवाज देने के लिए तैयार नहीं है। रजादार गैंग के मामला कहां गया? कोई बात ही नहीं करता उसके ऊपर। अपोजिशन उस पर बात ही नहीं कर रही। किसी एक जगह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन का रोल प्ले नहीं किया। ये बदकिस्मती है कि आपको अपोजिशन भी मैसर ना हो। फिर ये गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि जी लोग हमारे साथ नहीं निकलते। भाई आप लोगों के साथ निकलते हैं जो लोग आपके साथ निकलें। लोगों के जितने मसाइल होते हैं उन मसाइल में आप लोगों के साथ नहीं निकलते। तो जब आपके मसाइल है या आप आवाज देंगे तो फिर लोग आपके साथ क्यों निकले? लीडर वही है जो अवाम की बात करे और अवाम के साथ खड़ा हो। लेकिन जो लोग अवाम के साथ खड़े नहीं होंगे, अवाम उनके साथ भी खड़ी नहीं होगी। ये तो एक फैक्ट है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा। इनके पास तो सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत है, और इमरान खान की मकबूलियत के सहारे ये हमेशा तो सियासत नहीं कर सकते। इन्हें ग्राउंड में पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के डर से ये अपोजिशन भी नहीं करते। अब तहरीक इंसाफ ये कह रही है, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि हम खुद से एहतजाज को लीड करेंगे। हमने फैसला किया है, हमें मुजामत करनी पड़ेगी, और हमें इमरान खान साहब की रिहाई का बोझ कह लें या जिम्मेदारी कह लें, वो हमें खुद उठानी पड़ेगी। हम अचकजई से या अल्लामा राजा नासिर अब्बास से बात जरूर करेंगे, लेकिन हमें खुद एहतजाज करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। लेकिन एहतजाज किस नौइयत का? 5 अगस्त को ये एक जलसा करने जा रहे हैं एक स्टेडियम के अंदर। बस यानी स्टेडियम अगर भर भी लेते हैं, वहां पे अगर 50,000 आदमी इकट्ठा कर लेते हैं, स्टेडियम को भर लेते हैं, पेशावर में कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। इनके पास खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है,
तो उससे क्या होगा एक जलसा करने से? कुछ भी नहीं होगा, पहले भी इन्होंने बहुत जलसे किए। इमरान खान की रिहाई का पूरा एक रोड मैप इन्हें देना पड़ेगा, मौजूदा हुकूमत को मुसीबत डालनी पड़ेगी, जैसे आजाद कश्मीर में लोगों ने मुसीबत डाली हुई है। अब जब आजाद कश्मीर में ये सारे लोग अंगेज थे, वो अपना हक मांग रहे थे, उस वक्त आप भी अपने हक के लिए खड़े हो जाते। बलूचिस्तान में भी लोग हक मांग रहे थे, हर तरफ से हुकूमत को मुसीबत डालते तो हुकूमत को जमहूरियत जरूर याद आ जाती, इंसानी हुकूक जरूर याद आ जाते। लेकिन जब भी कभी ये हुकूमत मुसीबत में होती है तो पीटीआई फौरन थोड़ा पीछे हट जाती है कि जरा हुकूमत मुसीबत से निकल ले, उसके बाद फिर हम मामला को देखेंगे। यानी इससे ज्यादा इस हुकूमत की सहूलतकारी क्या हो सकती है जो बैरिस्टर गौर साहब ने की है कि डी चौक में जो कत्लेआम हुआ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों का, जो सबसे अहम इशू है, उस पर मुतीउल्लाह जान को भी उठा लिया गया था उस मामले में, हालांकि वो रिपोर्टिंग कर रहा था। सहाफियों के ऊपर दबाव डाला गया जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उस मामले में वो गवाही देने के लिए ही नहीं गया। बैरिस्टर गौर साहब गवाही देने के लिए गए ही नहीं, गवाह के तौर पे नाम डाला हुआ था। और कई लोग और भी हैं, सुहेल अफरीदी भी है, शफीउल्लाह जान भी है, इसके अलावा अली अमीन गंडापुर का नाम होना चाहिए था, वो नाम ही नहीं है। उमर यूब साहब का नाम जो है वो गवाहों में लिखवाया ही नहीं गया। बहरहाल तहरीके इंसाफ कह रही है जी अब हम खुद एहतजाज करेंगे, स्टेडियम के अंदर एहतजाज करेंगे पेशावर में। सवाल मेरा यह है कि इमरान खान स्टेडियम से निकला था और निकलकर पूरे पाकिस्तान में वो छा गया, बल्कि दुनिया में उसने अपना एक मुकाम बनाया। 92 में उसने स्टेडियम को छोड़ दिया था। आज जनाब अली 2026 में उसकी पार्टी वापस स्टेडियम में जा रही है और स्टेडियम में जाके जलसा करने वाले हैं। इमरान खान खुद जब बाहर थे तो इस एज के अंदर और बदतरीन मुखालफत के बावजूद, जब उनके पास ज्यादा सपोर्ट भी नहीं थी, एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी, उन्होंने 50 जलसों से ज्यादा जलसे कर दिए थे। आनन फानन वो जलसे करते थे, हर तरफ जाते थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नौजवान की आदत भी एक एक महीने में एक एक जलसा नहीं कर पाती। अब वो 5 अगस्त को एक जलसा करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल में वहां पे तहरीके इंसाफ का आम वर्कर सुहेल अफरीदी को आईना दिखाएगा और उनके साथियों को आईना दिखाएगा कि इमरान खान को बाहर निकालने के लिए अपना अमली किरदार अदा करो। ये हुकूमत आनी जानी चीज है, ये सारा इक्तदार ये मिलता रहता है, ये तो आप एस्टेब्लिशमेंट से छीन लेंगे तो हमेशा ही आपके पास रहेगा। तो ये डर डर के आप एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नाजरीन, हुकूमत की जरा तरजीहात चेक करें, ये खबर मैं आपको देता हूं। अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डाला हुआ है, लोड शेडिंग कर रहे हैं, अवाम को कह रहे हैं जी आप ना बचत करें, और कौमी बचत की हमने स्कीम मुतारफ करवाई हुई है और ऑस्टेरिटी ड्राइव चल रही है, हमने पैसा बचाना है। और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी के लिए 1.8 अरब रुपए के नए अलाउंसेस की मंजूरी दे दी गई बजट में। 180 करोड़ रुपया ब्यूरोक्रेट्स को दिया जा रहा है, इजाफी अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। ये वफाकी काबीना ने आला ब्यूरोक्रेसी के लिए एक और खसूसी अलाउंस की मंजूरी दी, जो कि 4 सालों में दूसरा बड़ा अलाउंस है जो ब्यूरोक्रेसी को दिया जा रहा है। और कफायत शारी के दावे किए जाते हैं। 180 करोड़ रुपया मजीद ब्यूरोक्रेसी के नाम कर दिया गया। यह है नाजरीन पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल और इनकी तरजीहात। आजाद कश्मीर में नाजरीन आज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बड़े फैसले हो जाएंगे। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को जो टाइम कहा गया था कि आपने इस वक्त तक रुकना और कोई लॉन्ग मार्च आपने नहीं करना और मजीद कोई एहतजाजी अनाउंसमेंट नहीं करनी, वो टाइम अब गुजर चुका है। आज जो है वो 23 तारीख है, वो शोहदा का दिन मना रहे हैं और जो लोग शहीद हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाएगा। आज के दिन में उन्हें याद किया जाएगा। तो इस दिन बड़ी अनाउंसमेंट्स हो सकती है। अगर तो आज डेवलपमेंट ना हुई और मुआहदा हतमी तौर पे तय ना पा गया और चीजें अमली तौर पे एक्टिवेट ना हो गई, तो फिर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को एक सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। और क्योंकि इलेक्शन को 3 मराहिल में करके एस्टेब्लिशमेंट ने एक बहुत बड़ी चाल चली है, इसके मुकाबले में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को इसी लेवल की कोई बड़ी चाल चलनी पड़ेगी। तो देखते हैं आज क्या अनाउंसमेंट होती है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 12 घंटों में आपको बड़ी खबर मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। और ये क्योंकि मैं बहुत लंबे अरसे से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग खास तौर पे, तो मेरे अंदाजे में अब वक्त बहुत कम है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास। उनको अगर कुछ करना है तो डू एंड डाई की सिचुएशन है और वो उनको अभी करना है। इसके बाद जो है वो हालत वो हो जाएगी कि लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। नाजरीन, अब जरा थोड़ी सी बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान ने वार्न किया था यमन को, सऊदी अरब ने भी वार्न किया था यमन को, और यमन ने सऊदी अरब को वार्निंग दी थी। लेकिन यमन ने किसी भी वार्निंग को वो खातिर में नहीं लाए, उन्होंने हमला कर दिया। सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स, इनमें एक का नाम लैला है और जो दूसरा ऑयल टैंकर है उसका नाम है अंसीलिया। ये दोनों ऑयल टैंकर सऊदी अरब के अपने ऑयल टैंकर्स हैं। ये तेल से भरे हुए ये जा रहे थे बहरा अहमर में से, जिसको आप रेड सी कहते हैं। देखिए यहाँ पे ना जो समंदर है उसमें 2 ऐसे एरियाज हैं जो बड़े हसास हैं। एक आबना हुर्मुज़ है जो ईरान और ओमान के बीच में, और एक जो है
वो यमन के बिल्कुल कॉर्नर से, जिसको बाब मंदब कहते हैं। तो बाबल मंदब जो है ये आबनाए हुर्मुज से भी ज्यादा एक बारीक एरिया है। आपकी यूरोप को जितनी सप्लाई जाती है, चाहे वो चाइना से जा रही है, चाहे वो मिडिल ईस्ट से जा रही है, चाहे पाकिस्तान इंडिया से जा रही है, चाहे वो कई अफ्रीकी ममालिक से जा रही है, ये जितनी सप्लाई जाती है यूरोप को, वो ज्यादातर ये पानी का रूट इस्तेमाल करते हैं जिसको बहराए अहमर कहते हैं, या आप अंग्रेजी में उसको रेड सी कहते हैं। यहां से ऊपर मिस्र के अंदर एक स्वेज कैनाल है, जिसको इस्तेमाल करते हुए बहरी जहाज मेडिटेरेनियन सी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, बहरे मुर्दार में, और वहां से वो फिर सप्लाई करते हैं पूरे यूरोप को, बर्तानिया को, बाकी ममालिक को। तो अब मामला ये है कि जो रेड सी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, वहां पे बाबुल मंदब के करीब अटैक किया है 2 ऑयल टैंकर के ऊपर, और दोनों में आग लगी हुई है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब तक की इतला के मुताबिक दोनों ऑयल टैंकर्स के अंदर आग लगी हुई है, और दोनों का ताल्लुक सऊदी अरब के साथ था। ऐसे में एक वार्निंग भी जारी की गई है, और ये यूरोपीय यूनियन की जानिब से वार्निंग जारी की गई है, बहरे अहमर से दूर रहे। यूरोपीय यूनियन की सऊदी अरब, इसराइल और अमरीकी जहाजों को खास तौर पे उन्होंने हदायत दी है। और उन्होंने एक और बात की कि सिर्फ सऊदी अरब के जहाजों को खतरा नहीं है, बल्कि जो बाकी शिपिंग कंपनीज है वो भी अपने आप को बचाएं, क्योंकि यमन ये समझता है कि जो भी जहाज सऊदी अरब के बंदरगाहों के ऊपर जाएंगे या वहां से गुजरेंगे, वो सऊदी अरब को फायदा दे रहे हैं, तो उसके वो सऊदी अरब के ऊपर अटैक करेंगे। सऊदी अरब ने इसके ऊपर वार्निंग जारी की है। इससे पहले सऊदी अरब ने बड़ा तगड़ा जवाब कई मरतबा यमन के जो हौसी हैं उनको दिया, और इस मरतबा पाकिस्तान भी उनके साथ है। पाकिस्तान ने बाकायदा वार्निंग भी जारी की थी। जब हौसियों ने ये धमकी दी, उसके बाद पाकिस्तान ने वार्निंग जारी की, लेकिन उनके पास हथियार इस नौयत के कहां से आए, ये है वो बड़ा सबसे सवाल। यानी वो बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और ड्रोन्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जिस किस्म के हथियार ईरान के पास है, बिल्कुल वैसे मिलते जुलते हथियार जो है, या उतनी काबिलियत वाले तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हथियार जो है वो यमन वालों के पास भी है, और वो आसपास के मुल्कों को मुसीबत डाल सकते हैं। खास तौर पे बाबुल मंदब को बंद करने की सलाहियत तो उनमें है, क्योंकि देखिए जमीन उनके पास है ना, कब्जा उनके पास है। तो यहां से बाबे मंदब को अगर वो बंद करते हैं, या बाबुल मंदब के ऊपर वो अटैक करते हैं गुजरने वाले जहाजों को, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और इसी बात पे यूरोपीय यूनियन ने खबरदार भी किया है। नादरीन, इसमें एक चीज का और आप इजाफा कर लें कि इस वक्त 2 हफ्ते हो गए हैं ईरान और अमेरिका के बीच में जंगी झड़पें जारी हैं। एक दूसरे के ऊपर फिजाई हमले कर रहे हैं। ईरान ड्रोन्स को इस्तेमाल करता है, बैलिस्टिक मिसाइलों को इस्तेमाल करता है, जबकि अमेरिका फिजाई हमले करता है। अमेरिका ने ईरान के बहुत सारे एरियाज में बड़े खौफनाक अटैक किए और बार बार फिजाई हमले कर रहा है। एक एक दिन में दर्जनों धमाके ईरान के अंदर होते हैं और बहुत सारी शहादतें भी हुई हैं। दूसरी तरफ ईरान ने अब तक, जो अमेरिका ने कंफर्म किया, 4 अमेरिकी फौजी मार दिए, जिसमें एक खातून फौजी भी है। और वो बड़े पैमाने पर अमेरिकी जो फौजी अड्डे हैं अरब ममालिक में, उनको निशाना बना रहा है। काली बाफ ने एक स्टेटमेंट दिया, उसने कहा जी अगर यहां से आबना हुर्मुज से हम अपना तेल नहीं बेच सकते ना, तो फिर कोई भी नहीं बेच सकता। यानी अगर तेल हम नहीं बेचेंगे तो फिर हम किसी को भी नहीं बेचने देंगे। ये नहीं हो सकता कि ईरान का तेल ना बिके तो इराक से अमेरिकन कंपनियां तेल निकालें, या कुवैत से निकालें, या सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूएई, इनका तेल यहां से निकल कर जाए और दुनिया को बिक जाए। तो ऐसा नहीं होगा। तेल बिकेगा तो सबका बिकेगा, हमारा नहीं बिकेगा तो किसी का भी नहीं बिकेगा। ये जनाब एक वार्निंग जारी की है कालीबाफ ने, और वो ऐसा लगता है कि इसी चीज के ऊपर कारबंद है, वो इसके ऊपर डट कर खड़े हैं। नादरीन, मैंने ना कुछ मनाजिर देखे अमेरिका में। अमरीकी जो वजीर जंग है, या वजीर दिफा आप कह लें, पीट हेग्सेट, वो सहाफियों के और पार्लियामेंटेरियंस के, जो उनके सियासतदान हैं, उनके सवालों के जवाब दे रहा है। मुबशर जैदी साहब हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और मैं उन्हें हमेशा अपने से बहुत अच्छा जर्नलिस्ट समझता हूँ। बहुत सारे जर्नलिस्टों से अच्छे हैं। उनके कॉन्सेप्ट भी बड़े क्लियर रहे हमेशा। यानी जिस वक्त हम गलत फहमी का शिकार होते थे, हमें लगता था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो फैसला करती है वो सबसे पहले पाकिस्तान का मफाद रखती है। यानी हमें ये गलत फहमी थी, मुझे जाती तौर पे ये गलत फहमी थी कि पाकिस्तान के जर्नैल जब भी कभी फैसला करते हैं तो वो पहले पाकिस्तान को आगे रखते हैं। फिर मेरी गलत फहमी दूर हुई, नहीं, वो पहले अपने आप को आगे रखते हैं, अपनी नौकरी, अपनी एक्सटेंशन, अपना इस्तिस्ना, अपनी जात, अपनी फैमिली, वो पहले अपने आप को रखते हैं, उसके बाद पाकिस्तान को रखते हैं। ये मेरी गलत फहमी दूर हो गई। तो मुझे लगता है कि ये गलत फहमी मुबशर जैदी साहब जैसे जो हमारे सहाफी हैं उनको नहीं थी, लेकिन शायद हो सकता है कि आजकल वो इस गलत फहमी का शिकार हो रहे हो, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया और वो चीजों को उस ऐनक से देख रहे हैं जो ऐनक माजी में हमने भी पहनी हुई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफी हद तक चीजें अब कॉन्सेप्ट पूरे पाकिस्तान के क्लियर हो गए। उन्होंने कहा कि जब भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया में एहतजाज शुरू होता है तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमले रुक जाते हैं, ये उन्होंने क्लेम किया। इसके ऊपर एक जो हमारे बलूचिस्तान के सहाफी हैं उन्होंने जवाब दिया कि अब बलूच साहब, वो ये कहते हैं कि कहां रुके हैं साहब,
खटपूचा मस्तूंग में इस वक्त कर्फ्यू नाफिज है। आज सुबह मस्तूंग में एक सेशन जज को कत्ल कर दिया गया। कल ही आईएसपीआर ने 10 अस्करियत पसंदों को हलाक करने और 2 खवातीन खुदकुश बमबारों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इधर रोजाना 2 से 3 अफराद टारगेट किलिंग का निशाना बन रहे हैं, तो कहां रुके हैं दहशतगर्दी के वाकयात। देखिए, हमें ना हर चीज को भारत के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये कोई मैं जैदी साहब पे तनकीद नहीं कर रहा, ये हम लोगों की ओवरऑल ऐसी सोच है, उसको बदलने की जरूरत है। ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा ना, इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने खुद अपनी पॉलिसियों को ऐसे रखा कि अपने लोगों को नाराज किया, उनको धक्का दिया, उनको दीवार के साथ लगाया। हम जब भारत बलोच को बंद कर देंगे, जो एक आजाद आवाज है, तो फिर बंदूक वाले ही सामने आएंगे ना। जब हम ईमान मजारी को बंद कर देंगे, जो कानून का सहारा लेती है, तो फिर बंदूक का सहारा लेने वाले ही आगे आएंगे ना। जब आप पॉलिटिकल आवाजों को बंद करते हैं, इंसानी हकूक की आवाजों को बंद करते हैं, तो लोगों को तो अपने हकूक चाहिए, फिर वो ताकत के बलबूते पे सामने आते हैं, फिर उन्हें आपका दुश्मन इस्तेमाल भी कर सकता है। तो मेन चीज ये है कि आप अपने लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती बंद करें, जबरी तौर पे गुमशुदगियां आप बंद करें, अपनी पॉलिसीज को ठीक करें, आप लोगों का इस्तेहसाल करना बंद करें, आप उनसे छीनना बंद करें, आप डिलीवर करें उन्हें, और जो जिसकी ड्यूटी है वो उतना काम करे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है कि वो डेवलपमेंट में घुस जाते हैं, वो मईशत में घुस जाते हैं, वो हर चीज के अंदर मुदाखलत करते हैं, उनका काम नहीं है। वो अपना काम करें, हमें हमारा काम करने दें। सिविलियंस अपना काम करें, सियासतदान अपना काम करें, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करे। आप देखें हमारा मुल्क ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो भारत पे इल्जाम लगा के आप अपनी जान तो छुड़वा लेते हैं वक्ती तौर पे कि जनाब ये भारत ने किया, हमने नहीं किया, लेकिन जब भारत कर रहा होता है तो आप रोक क्यों नहीं पा रहे, ये सवाल। और दूसरा, आप उनको ग्राउंड बनाकर क्यों दे रहे हैं। यानी अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते उसने की है, पहले जिम्मेदारी आपकी है। और हम अपनी पॉलिसीज के वजह से दहशतगर्दी को पाकिस्तान में लेकर आए, जो जियाउल हक की पॉलिसी थी, बाद में जो मुशर्रफ की पॉलिसी थी, उसके बाद से लेकर अब तक जो जनरल बाजुआ की पॉलिसी थी कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाकर बसाया जाए। इमरान खान साहब के दौर के अंदर इस पर डिबेट हुई थी, और जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो मुराद सईद चिल्ला रहा था कि ये ना करो, लेकिन दहशतगर्द पाकिस्तान में पहुंचे और लाए गए। तो मेरी गुजारिश ये है कि सियासतदान कभी भी उतने बड़े रिस्पॉन्सिबल नहीं है पाकिस्तान के हालात के, जितने बड़े जिम्मेदार पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। और भारत पाकिस्तान में अगर कोई साजिश करने में कामयाब होता है तो उसके पीछे हमारी कमजोरी और हमारी अपनी वजूहात है, हमारी अपनी गलत पॉलिसीज है, जिसकी वजह से दुश्मन भी फायदा उठाता है। बस मेरी इतनी गुजारिश थी। अब अफगानिस्तान वाला मामला नाज़रीन पाकिस्तान के लिए थोड़ा गंभीर हो गया। वो गंभीर ऐसे हो गया कि पाकिस्तान ने एक अटैक किया था अफगानिस्तान में, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उसकी मुकम्मल तहकीकात की है। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की भी रिपोर्टें आ चुकी हैं, और ये एक जंगी जराइम के तौर पे इस मामले को देखा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में पहले वाकया आप देख लेंगे, ये जो उम्मीद एक सेंटर था जहां पे नशा करने वाले लोगों का इलाज किया जाता था, वहां पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने अटैक कर दिया था, और ये कहकर किया था आज से चंद माह पहले कि यहां पे दहशतगर्द है और यहां पे कुछ असला डिपू था, यहां पे बारूद था, तो उसकी वजह से कोई धमाके वमाके हुए हैं, तो हमने तो जनाब इसके ऊपर, तो वो एक्चुअली एक एरियल स्ट्राइक थी। माजी में उस जगह को इस्तेमाल किया जाता रहा है, और कुछ तालिबान वहां पे अपने अड्डे शड्डे बना के माजी में वहां रहते भी रहे हैं, ये दावा किया गया। लेकिन अभी वो सिर्फ एक उम्मीद बहाली सेंटर था जहां पे नशा करने वाले लोगों का इलाज किया जाता था। इसी तरह की गलती अमेरिकन फौज से हुई जब उन्होंने मिनाब स्कूल पे अटैक कर दिया, कि माजी में उसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब वो छोटी बच्चियों का स्कूल था। तो अमेरिकन ने तो अपनी गलती कुछ हद तक मानी है, बल्कि वहां पे तो वो बहुत सवाल भी उठाया गया कि मिनाब स्कूल की बच्चियों को क्यों मारा। पाकिस्तान में तो आप ये सवाल भी नहीं उठा सकते कि जो उम्मीद बहाली सेंटर है उसके ऊपर अटैक क्यों किया गया। वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सहाफियों के जरिए से फौरी तौर पर यह खबर चलवाई कि नहीं नहीं, वो बहाली सेंटर नहीं था, वहां सिर्फ दहशतगर्द रहते थे। अब इसके ऊपर जो इंटरनेशनली इंक्वायरी की गई है, उन्होंने कहा जी कि उन्हें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जो पाकिस्तानी फौज के इस दावे की तायीद करते हो कि हमले के वक्त उम्मीद रिहेबिलिटेशन सेंटर में हथियारों और गोला बारूद के जखीरे या किसी दूसरे फौजी मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने कहा जी हमने पूरी इंक्वायरी की है और ये सेंटर सिर्फ रिहेबिलिटेशन के लिए था, जो लोग नशे के आदी हैं उनके इलाज के लिए, उनकी बहाली के लिए ये मरकज काम कर रहा था। तो मेरे ख्याल में अब इंटरनेशनल कुछ इदारे भी इसमें आ गए हैं। पाकिस्तान को बराह रास्त अफगानिस्तान से बात करनी चाहिए, बार बार बात करनी चाहिए, हर मामले में उनके साथ एंगेजमेंट रखनी चाहिए, चाहे दाइश का मामला हो, टीटीपी का मामला हो, दीगर दहशतगर्द तंजीमों का मामला हो, उनके साथ कोऑपरेट करें, उनके साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक मैकेनिज्म बनाएं, ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर के दोनों तरफ अमन कायम हो सके। जब तक अफगानिस्तान में मुकम्मल तौर पे अमन नहीं होगा तब तक पाकिस्तान में नहीं हो सकता, जब तक पाकिस्तान में नहीं होगा अफगानिस्तान में नहीं हो सकता। हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सकाफत एक जैसी है, दोनों तरफ एक जैसे लोग रहते हैं, एक जैसी जुबान बोलते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं।
तो बाड़ लगाने से आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आपको बातचीत या एंगेजमेंट करनी पड़ेगी और पाकिस्तान को वो करनी चाहिए। नाज़रीन, मरियम नवाज